हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और बढ़ते हैं अपने एनसीईआरटी के सफ़र की ओर और डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स का 2018 का। पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। दैट इज राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट। तो इसका डायरेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 21 एंड द अदर फ्रीडम्स गारंटीड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, जो कि है चैप्टर नंबर 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11, दैट इज इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो डिस्कस कर लेते हैं इसे। चलिए बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी अगर हम बात करते हैं कि लोग या जनता डायरेक्टली अपना नेता चुनती है वोट के द्वारा, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं कि जो सरकार है वो जनता खुद बनाएगी। तो डेमोक्रेसी में इलेक्शंस के थ्रू जनता अपने नेता को चुनती है वोट के द्वारा। तो वोट या इलेक्शंस जो हैं हमारी कंट्री में दो तरह से होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस और इनडायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट इलेक्शंस में जो जनता है डायरेक्टली जाके नेता के नाम के आगे जो बटन होता है उसे दबाकर चुन लेती है मैक्सिमम वोट्स जिसके पास होते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो नेता पब्लिक ने चूज किया हुआ होता है, जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, वही नेता आगे जाकर वोट डाल के किसी और बड़ी पोस्ट के लिए, अगर हम कहें उस चीज़ के लिए एक लीडर को इलेक्ट करता है, उसे हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन सिस्टम हमें दिया है। तो इलेक्शन इंडिया में दो तरह से होते हैं, वैसे ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसे हम डायरेक्ट इलेक्शंस भी कहते हैं, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो ये जनरल इलेक्शन यानी लोकसभा इलेक्शन के लिए भी काम आते हैं, या विधानसभा के इलेक्शंस भी अगर हम देखते हैं, तो ये सब जो है हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। यानी जो कैंडिडेट जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर किए हैं, जिस कैंडिडेट ने, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स आए हैं, वो ही हमारा नेता बनेगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत जाएगा। इसको हम प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं। और एक चीज़ और, इसमें नो नीड टू सिक्योर द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। अब ये क्या चीज़ है? अगर हम मान लेते हैं कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3000 वोट्स हैं, 3000 वोट्स हैं, और 3 कैंडिडेट्स खड़े हैं ए, बी और सी, और कैंडिडेट ए को मिले 1000 वोट, और कैंडिडेट बी को मिले 1200 वोट्स, और कैंडिडेट सी को मिले 800 वोट। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम बोलेंगे कि जी बी जो है ना, वो ही हमारा लीडर जो है वहाँ से इलेक्ट हो गया है। बट अगर हम देखें मेजॉरिटी की बात करें कि मेजॉरिटी लेने के लिए हमारे पास 1501 वोट्स होना ज़रूरी था, बट ये इस केस में ऐसा नहीं होता है। मतलब मेजॉरिटी सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं होती है, कैंडिडेट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स जो है वो इलेक्शन जीत जाता है। तो अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, जिसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी कहते हैं। और ये कहाँ एक्सरसाइज किया जाता है या कहाँ होता है? हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। ठीक है जी, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। तो ये इसी तरीके से अगर हम देखें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चलती है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी या मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के फीचर्स के बारे में। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का पहला फीचर, रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वोट्स, यानी कि जितने ही प्रपोर्शन में, जितनी ही परसेंटेज में आपको वोट्स मिलेंगी, उतने ही आपको सीट्स मिलेंगी। प्रेफरेंस नीड्स टू बी फिल्ड। जैसे हम देखते हैं जनरल इलेक्शन में या डायरेक्ट इलेक्शन में, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्शन होता है, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, उनमें से हम किसी एक को चूज करते हैं, बाकी को रूल आउट कर देते हैं। वेराज इन इनडायरेक्ट इलेक्शन या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम अपनी प्रेफरेंसेस को मार्क करते हैं, किसी एक को दूसरे के ऊपर प्रेफर करते हैं, और साथ ही साथ हम ऐसे किसी एक भी सिंगल पर्सन को चूज करके बाकियों को रूल आउट नहीं करते हैं।
कैंडिडेट सिलेक्टेड एज पर द कोटा, यानी कि मेजॉरिटी होना यहाँ पे ज़रूरी है। जैसे हमने देखा था पिछले ही एग्जाम्पल ने कि 3000 के हिसाब से मेजॉरिटी हमारी 1501 बनती थी, तो यहाँ पे कोटा जो है दैट इज़ मेजॉरिटी विच दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो अब अगर हम बात कर ले सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, तो यहाँ पे एक सिंगल कंट्री को पूरा का पूरा सिंगल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसिडर कर लिया जाता है, और ये कहाँ होता है? नीदरलैंड एंड इजराइल में। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से अब जितनी भी पार्टीज खड़ी होंगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट्स के कौन कौन कहाँ से इलेक्ट होगा या कैसे सिलेक्ट होगा, कितने मेंबर्स जाएंगे, वो बाद में डिसाइड किया जाएगा। पहले हम ये देख लेंगे कि पूरी कंट्री में किस पार्टी को कितने वोट्स मिले हैं, कितने प्रोपोर्शन में वोट्स मिले हैं, उसी हिसाब से उन्हें सीट्स अलॉट होंगी, उसी हिसाब से जो है हमारे मेंबर्स जो हैं वहाँ जाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पार्टी की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द कैंडिडेट, तो मतलब पार्टी की प्रेफरेंस ओवर अ कैंडिडेट ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पूरे देश को बहुत सारी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है वो डिवाइड कर दिया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा मेंबर जो हैं एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारा जो सिस्टम क्या है कि एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी मल्टीपल मेंबर्स अलाउ करती है या नहीं। तो ये अर्जेंटीना एंड पोर्टुगल में ऐसा होता है कि एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस करवा रहे हैं, ऐसे ही जैसे जैसे इलेक्ट होते रहेंगे जिससे मेजॉरिटी मिलेगी वो पार्टी सरकार बना लेगी। तो इंडिया ने इसे कैसे अडॉप्ट किया? इंडिया ने इसे अडॉप्ट किया है हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, साथ ही साथ अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें, राज्यसभा की बात करें, तो ये सब हमारे इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू होता है। और ये कैसे होता है? बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो अगर हम इसे पढ़ लेते हैं पहले कि कोटा ऑफ सीट्स इज ऑलरेडी डिसाइडेड एज पर द स्टेट्स। जैसे कि हमें पता है कि राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे स्टेट्स जो हैं उनका कोटा ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि इस स्टेट से इतने राज्यसभा के मेंबर्स जाएंगे। तो ये इन रिस्पेक्ट ऑफ राज्यसभा हम बात कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ कोटा ऑफ वोट्स यानी कि वैल्यू ऑफ सिंगल वोट इज डिसाइडेड एज पर द नंबर ऑफ सीट्स, जो कि अब फॉर्मूला अगर हम अडॉप्ट करते हैं वो है टोटल वोट्स पोल्ड, यानी कि जो नंबर ऑफ सीट्स मैं आगे एग्जाम्पल से समझाऊंगी आपको, दैट इज टोटल वोट्स पोल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड प्लस 1 ब्रैकेट एंड प्लस 1, ठीक है। साथ ही साथ जो मेंबर्स सिक्योरिंग द कोटा गेट्स इलेक्टेड एंड इफ नंबर ऑफ सीट्स आर नॉट फिल्ड अप सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग इज कंडक्टेड। तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अब हम बात करेंगे राज्यसभा के इलेक्शंस की। तो हमें पता है राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है, जो मेंबर्स हैं वो जो 1/3 ऑफ द मेंबर्स है दे रिटायर आफ्टर एवरी 6 years। तो जो मेंबर्स हैं वो सारे एक ही साथ जो है हाउस को डिसॉल्व करके रिटायर नहीं होते, एक परमानेंट जो है राज्यसभा हाउस जो है वो रहता ही है, ठीक है। तो साथ ही साथ अगर हम इसके इलेक्शन प्रोसेस को देखें तो ये भी एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इसके इलेक्शन प्रोसेस को अगर हम स्टडी करते हैं तो ये स्टेट वाइज इलेक्ट किए जाते हैं सारे मेंबर्स। तो अगर हम अब राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान में 200 MLAs हैं, ठीक है, और हमारे पास वैकेंसीज अगर आप कर लीजिए अज्यूम 4 है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज जो नंबर ऑफ वोट्स होंगे वो 200 होंगे और वैकेंसीज कितनी हैं वो 4 होंगी। तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम कोटा निकालें या मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा निकाले तो कैसे होगा? वो होगा 200/4 + 1 एंड +1 दैट इज इक्वल टू 41 वोट्स। तो अब अगर हम ये कंसिडर करें कि एक मेंबर को इलेक्ट होने के लिए 41 वोट्स चाहिए, तो हम अगर अब ये कंसिडर करें कि यहाँ से हमारे पास 7 मेंबर्स खड़े हैं, तो अब अगर हम देखें कि ए को अगर 50 वोट्स मिले हैं, बी को 30 मिले हैं, सी को 20 मिले हैं, डी को 10 मिले हैं, 50 वोट्स ई को मिल गए, 25 वोट्स एफ को और ऐसे ही 15 वोट्स जी को। तो इसमें हम ये डायरेक्टली देख सकते हैं कि ए और ई को हमने देख रहे हैं कि कोटा जो है उसको अचीव कर लिया है, उसने मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स हैं उसने अचीव कर लिए हैं और वो इलेक्ट हो गया है। मतलब हमारे पास अब वैकेंसीज कितनी रह गई? 2,
ठीक है। तो बाकी 2 वैकेंसीज फिल करने के लिए ये देखा जाएगा कि जो लोएस्ट नंबर ऑफ वोट्स हैं यानी कि जो डी के वोट्स हैं, डी को हम कर देंगे एलिमिनेट, और डी के वोट्स जो हैं वो ऐड ऑन कर दिए जाएंगे सेकंड प्रेफरेंस जिसको मिली होगी। सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर बी को सेकंड प्रेफरेंस मिली है तो डी के वोट्स जो हैं बी में ऐड कर दिए जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 40 वोट्स। बट स्टिल ये कोटा में फुलफिल नहीं होगा, तो एक सेकेंड राउंड कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में भी ऐसे ही जो बचे हुए मेंबर्स हैं उनको प्रेफरेंस फिल की जाएगी, और प्रीवियस वोट्स को ऐड करके जिसका भी कोटा बन जाएगा वैसे ही वो मेंबर्स जो है बाकी 2 सीट्स जो हैं जो वेकेंट पड़ी हैं वहाँ से इलेक्ट होकर राज्यसभा का मेंबर बन जाएगा। तो अगर हम बात करें अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कंपैरिजन की, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जियोग्राफिक यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट्स। हम ये देखते ही हैं हमारे जनरल इलेक्शन में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, और यहाँ पे लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज आर डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि एंटायर कंट्री में भी सिंगल एज may be considered as a single constituency, या फिर ये लार्ज एरिया को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना देता है या फिर यहाँ पे मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन सकती है। वेयर एज इन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम चलता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यहाँ पे मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव में ऑल्सो भी जो है इलेक्टेड, और वोटर्स जो हैं वो पार्टी के लिए वोट करते हैं, कैंडिडेट के लिए वोट नहीं करते, जैसे कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में होता है। अ पार्टी में गेट मोर सीट्स दैन द वोट्स इन द लेजिस्लेचर, कि पार्टी में जो पार्टी है जो जीतती है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वो उसकी प्रोपोर्शन से ज़्यादा सीट्स भी ले सकती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शन देखें वही मैटर करती है, प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही उन्हें सीट्स मिलेंगी। यहाँ पे वेरी करती रहती है क्योंकि जितनी सीट्स जीती उसी हिसाब से वो बन गई, मेजॉरिटी जिसके पास आई वो बना लेगा अपनी गवर्नमेंट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। वेयर एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जितनी प्रोपोर्शन में वोट्स मिले उतनी ही आपको सीट्स मिलेंगी। यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कैंडिडेट हु विन्स द इलेक्शन मे नॉट गेट द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, हाईएस्ट जिसको वोट्स मिले वो जीत गया, मेजॉरिटी जिसकी हुई वो जीत गया। कैंडिडेट हु विन्स द इलेक्शन गेट्स मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, यानी कि यहाँ पे कोटा जो है जो क्रॉस करेगा वो इलेक्ट हो जाएगा मेंबर, यहाँ पे मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यूके एंड इंडिया, जैसे कि जनरल इलेक्शंस में हम देखें एग्जाम्पल में आयरलैंड एंड नीदरलैंड्स। तो अगर हम बात करें कि वाई इंडिया अडॉप्टेड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो हमें ये पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ जो लोग हैं वो इतने लिटरेट नहीं हैं या इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझ सके। वेराज जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है, सभी लोग इसे ईजिली समझ सकते हैं, इसलिए इंडिया ने इसे अडॉप्ट किया। साथ ही साथ जो हमारे नेता हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है बनती है वो लोगों के या जनता के एक एक वोट को देखें तो हिसाब में रख के बनती है, तो एक अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा सेट होती है एज कंपेयर टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे पार्टी को प्रेफरेंस दी जाती है, यहाँ पे एक एक नेता को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर द पार्टी। ठीक है, साथ ही साथ चॉइस ऑफ कैंडिडेट ओवर द पार्टी, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि कैंडिडेट को ही यहाँ पे प्रेफरेंस मिलती है, कैंडिडेट के नाम पे ही वोट मिलता है रादर देन द पार्टी। यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी, जहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट होगी वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट भी ज़्यादा चलेगी। और साथ ही साथ जो सोशल ग्रुप्स हैं उनको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलती है, यानी कि छोटे से छोटा आदमी या बहुत ही डिफरेंट कल्चर्स के लोग जो हैं वो अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए वोट करते हैं, तो उनको भी एक सोशल रिप्रेजेंटेशन मिलती है। तो अगर हम बात करें अब रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की, तो हमें ये पता है कि हमारी जो कंट्री का जो हिस्ट्री है हमेशा से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रही है। कास्ट सिस्टम अभी भी कहीं ना कहीं रूटेड तो है ही है, डीप रूटेड है, बट उसकी अब हम परफॉर्मेंस देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्टमेंट के बाद कहीं ना कहीं तो कम ही है, बट पूरी तरह से अभी हम निकाल नहीं सकते उसे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें साथ ही साथ इक्वालिटी भी कहा था, प्रॉमिस किया था, तो एक और मेजर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बाय वे ऑफ रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर हम देखते हैं दिया है, इक्वालिटी का राइट हमें दिया है।
कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए। अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती तो वही बात होती कि डोमिनेंट ग्रुप जो है वो ओवर पावर कर लेता, दूसरी वाली जो हमारी सोशल ग्रुप्स हैं उनको ओवर पावर कर लेता। तो इसलिए हमारे जो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कर दी, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज से नेता इलेक्ट होगा या जो नेता होगा वहाँ से खड़ा ही वो हो सकता है जो बैकवर्ड क्लास से है। तो इसके लिए हमारे पास डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो पिक्चर में आता है। तो जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। साथ ही साथ वो इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्क करते हैं, और इनका मेन काम क्या होता है कि वो बाउंड्री सेट कर देते हैं पूरे हमारे जो इंडिया में या जहाँ पे भी इलेक्शंस होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो मार्किंग्स होती हैं वो डीलिमिटेशन कमीशन करता है। और साथ ही साथ अगर हम ये बात करते हैं, जो अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि वो अपने ही एक एरिया में रिजर्व्ड हैं, वो वहाँ पे ही मेजॉरिटी में हैं। तो डीलिमिटेशन कमिटी ने क्या किया या डीलिमिटेशन कमीशन ने क्या किया, वो वहीं पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो एरियाज हैं जहाँ पे वो मेजॉरिटी में है वो एक्सक्लूसिवली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ही रिजर्व कर दी। वेराज अगर हम शेड्यूल्ड कास्ट की बात करते हैं तो इनकी पॉपुलेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी भी एक जोग्राफिकल एरिया को डोमिनेट नहीं करती। तो इन दैट केस जो हमारा डीलिमिटेशन कमीशन है उन्होंने यहाँ पे रोटेशनल बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थोड़ी देर के लिए वहाँ से शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शेड्यूल्ड कास्ट के लिए मेजॉरिटी वहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ से खड़ा होगा, थोड़ी देर बाद जो है किसी और की टर्न आ जाएगी रोटेशनल बेसिस पे। इसी तरीके से शेड्यूल्ड कास्ट के लिए डीलिमिटेशन कमेटी या डीलिमिटेशन कमीशन काम करता है। तो अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस की। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वही कि 18 ईयर्स से ज़्यादा की एज या 18 ईयर्स की एज जिसकी हो गई वो वोट दे सकता है। तो 1989 की अमेंडमेंट से पहले जो एज थी वोट की वो 21 ईयर्स थी। ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की एज पहले 21 ईयर्स थी, जो 1989 के अमेंडमेंट के बाद 18 ईयर्स कर दी गई। तो यहाँ पे हमारा राइट टू वोट जो है वो सेट कर दिया गया था 18 ईयर्स की एज से, कि जो भी इंसान है जो कि अनसाउंड माइंड का ना हो वो उसके पास राइट है वोट करने का कि अपना रिप्रेजेंटेटिव वो चुने। साथ ही साथ राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन की बात भी पिक्चर में आई थी। तो एज लिमिट जो है वो हमें दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, उसके अलावा तो किसी पे भी कोई ऐसा रोक टोक तो नहीं है। कुछ लिमिटेशन जो है वो दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि एज लिमिट हमें स्पेसिफाई कर दी गई है कि कौन किस हिसाब से कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। जैसे अभी हमें पता है कि लोकसभा में जो एज है वो 25 ईयर्स है, आपको अगर MP बनना है तो यू शुड बी मिनिमम ऑफ 25 ईयर्स, और इसके अलावा क्वालिफिकेशन को इतना ध्यान में नहीं दिया गया है। और साथ ही साथ लिमिटेशन ऑन कॉन्टेस्टिंग है कि 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट जिसको हो गई हो तो या 2 साल उसने जेल में काटे हों तो वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शंस। ये किसने स्पेसिफाई किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो अब अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो जब भी कोई इलेक्शन होना हो या हमें नेता चुनना हो तो जो हमारी जो मशीनरी है, गवर्नमेंट है, वो ये चाहती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। तो उसके लिए हमारे इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्शन कमीशन को पावर कहाँ से मिली, उसे भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दी है बाय मीन्स ऑफ आर्टिकल 324। उन्होंने क्या कहा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो 1989 से पहले भी जो इलेक्शन कमीशन था ना वो एक सिंगल मेंबर कमीशन था, यानी कि एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था। बट आफ्टर दैट 1989 के बाद मल्टी मेंबर कमीशन, यानी कि एक से ज़्यादा इलेक्शन कमिश्नर्स बन सकते हैं, ये कह दिया गया था। और साथ ही साथ एक से ज़्यादा कमिश्नर्स को अपॉइंट भी किया गया। आफ्टर दैट अभी तक जो है हमारा इलेक्शन कमीशन वो मल्टी मेंबर कमीशन है। और अगर हम इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, बट उसकी पावर जो है वो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर ही होगी। और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इन्हें कौन करता है अपॉइंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं 6 ईयर की टर्म के लिए।
में, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, या विच एवर अर्लियर, या तो 6 साल की टर्म या 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर अर्लियर। साथ ही साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसे कौन यानी प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है ऑन द एडवाइस और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी से ही हम CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं प्रेसिडेंट की मदद से। तब हम स्पेशल मेजॉरिटी जान लेते हैं क्या होती है। स्पेशल मेजॉरिटी को हम कहते हैं 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि जो भी मेंबर्स हैं उनमें से जो 2/3 प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं। तो अब हम जान लेते हैं फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन के, इलेक्शन कमीशन के और क्या क्या काम है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन का स्केड्यूल लॉन्च करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन से डेट्स पे कहाँ पे वोटिंग होगी, कितने सत्रों में या कितने चरणों में, कितने राउंड में, कहाँ पे किस एरिया में वोटिंग होगी। साथ ही साथ अप टू डेट वोटर्स लिस्ट, हमें ये भी कहा जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा जब पास होने वाले होते हैं, इलेक्शंस पास होते हैं, कि आप अपना नाम वोटर्स लिस्ट में रजिस्टर कराइए। और ये काम के लिए वो बहुत सारे स्टाफ को भी नियुक्त करते हैं कि जो वोटर्स लिस्ट है वो अप टू डेट रहे, ताकि किसी का भी राइट टू वोट जो है वो इन्फ्रिंज ना हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि फ्री एंड फेयर अनबायस्ड तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट कराए, ताकि कहीं पे भी ये चीज़ ना रहे कि धांधली से कोई इलेक्शन जीता गया है। ठीक है। और साथ ही साथ इलेक्शन जो पार्टीज़ के सिंबल होते हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वही उन्हें अलॉट करता है। तो अब हम जान लेते हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। स्पेशल मेजॉरिटी मीनिंग 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जितने भी मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, टोटल स्ट्रेंथ नहीं, जितने प्रेजेंट हैं और जितने वोट कर रहे हैं उनमें से, सपोज 100 की स्ट्रेंथ है बट आए 75 ही हैं, उनमें से वोट 70 कर रहे हैं, तो 70 का 2/3 जो होगा वही जो है हमारी स्पेशल मेजॉरिटी होगी। तो कुछ अब हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो सजेस्ट किए गए हैं, तो जैसे कि पहला कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे शिफ्ट किया जाए, थोड़ा बहुत उसे और ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिले। सेकंड, रोल ऑफ मनी, यानी कि पैसे की जो रेगुलेशन है उसको इलेक्शन के टाइम पे ज़्यादा मॉनिटर किया जाए कि पैसा इधर उधर ज़्यादा ना हो। साथ ही साथ कि 1/3 वुमेन जो हैं उनको कंपल्सरी कर देना चाहिए कि जो 1/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जैसे रिजर्वेशन की थी हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, वैसे ही वुमेन के लिए भी रिजर्व कर देनी चाहिए। साथ ही साथ जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, नेताओं का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उस पर एक रिफाइंड चेक होना चाहिए, ताकि और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो सके। साथ ही साथ बैन ऑन रिलीजियस एंड कास्ट अपील्स, अगर हम देखते हैं कि कुछ नेता जो हैं वो कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे वोट मांगते हैं, उस चीज़ के ऊपर प्रॉपर बैन हो जाना चाहिए। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ पार्टीज, जो पार्टी फंड है उसकी रेगुलेशन, उसकी मैनेजमेंट को जो है और हमें स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए कि उनका जो फंडिंग है वो हमें पता लगता रहे, एक रिफाइंड और एक ट्रांसपेरेंट मेथड से चलता रहे। तो अगर हम अब बात करते हैं यूपीएससी 2017 के प्रीलिम्स की, एक नया क्वेश्चन आपके लिए आया है जो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज The Election Commission of India is a 5-member body. Second, Union Ministry of Home Affairs decide the election schedule for the conduct of both general elections and by-elections. Third, Election Commission resolves the dispute relating to split or mergers of recognized political parties. तो इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्या जो हमारा मैच बनता है मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही जो है वो आपको मार्क करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।